नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सगलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। ऋषिकेश में सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया। ये मेला कला, संस्कृति और व्यापार का एक संगम है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की कई बड़ी उपलब्धियां गिनाई और कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। मैं आप सभी से अपील करता हूं, इस मेले में लगे स्टॉल से स्वदेशी उत्पादों को खरीद करके स्वदेशी अपनाओ के अभियान को मजबूती प्रदान करने के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अपना योगदान अवश्य दें। क्योंकि मेरा मानना है कि जब एक महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है, समृद्ध होती है, सशक्त होती है, तो वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को सशक्त बनाने का काम करती है। इसी को देखते हुए हमने लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया है। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब तक हमारे राज्य की 1,65,000 रुपए से अधिक महिलाओं ने लखपति दीदी बनने का गौरव प्राप्त किया है। साथ ही मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत महिलाओं द्वारा लगभग 2,000 स्टॉल लगाकर 5.5 करोड़ रुपए के विपणन ने उद्यमशीलता की एक नई मिसाल कायम की है। इतना ही नहीं, हमारे द्वारा लॉन्च किए गए, जिसका शुभारंभ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से आज हमारी बहनों के द्वारा बनाए गए उत्पाद अब विश्व के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। लगातार उनकी डिमांड बढ़ रही है। राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 68,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह में 5 लाख से अधिक सदस्य जुड़े हैं। साथ ही 7,500 से अधिक ग्राम संगठन और 534 क्लस्टर स्तर के संगठन बनाए गए हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमने फार्म लाइवलीहुड महिला किसान सशक्तिकरण योजना के तहत राज्य की लगभग 3 लाख से अधिक महिला किसानों की क्षमता एवं कौशल विकास करने का काम किया है। इसके अलावा हमने 2.5 लाख एग्री यूनिट गार्डन और किचन गार्डन की स्थापना की है, जिसमें लगभग 500 फार्म मशीनरी बैंक भी उपलब्ध कराए हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार राज्य की 5,000 से अधिक महिला किसानों को ऑर्गेनिक खेती से जोड़ने का कार्य भी कर रही है। इन सभी प्रयासों के माध्यम से आज हमारे प्रदेश के अंदर महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। आज मातृशक्ति आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही है, जो इस सरस मेले में भी स्पष्ट रूप से आप सबकी संख्या देखकर परिलक्षित हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस मेले के माध्यम से लाखों स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपनी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त करने का शुभ अवसर इस मेले में होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना ही नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें और बेटियां आत्मनिर्भर बने, परिवार तथा समाज को भी सशक्त रूप से आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ जहां स्वयं का स्वरोजगार करें, वहीं अन्य लोगों को भी रोजगार से और स्वरोजगार से जोड़ने का काम करें। इन्हीं सभी कार्यों के साथ हमने ऐसे कठोर निर्णय भी लिए हैं जिनके दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं।
हमने जहां देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसका परिणाम एक और उत्तराखंड में पिछले 4.5 वर्षों में लगभग 25,000 से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का भी काम किया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी हम संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ हमने जहां प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू किया है, सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और फूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 9,000 एकड़ से अधिक भूमि इन लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही हमने करीब 250 से अधिक अवैध रूप से संचालित होने वाले मदरसों को सील करने का काम किया है और 550 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम किया गया है। इतना ही, प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी के तहत सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही अब हमने प्रदेश में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय भी लिया है। इसके लागू हो जाने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद प्रदेश में ऐसे सभी मदरसे बंद हो जाएंगे जिनको हमारे सरकारी बोर्ड का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। इन कठोर निर्णय के द्वारा हम उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पूर्ण संकल्पित होकर, पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने, ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है और इस मूल मंत्र के साथ हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी भाई बहन हमारे इस संकल्प को पूरा करने में हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी मातृशक्ति हमें हमेशा की तरह इसी प्रकार अपना आशीर्वाद और समर्थन देते रहेंगे। मैं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में खेल विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को राज्य में खेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और युवाओं को खेलों के प्रति और ज्यादा प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान तैयार किए गए खेल अवसंरचना का नियमित रखरखाव और उसके प्रभावी उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि राज्य में खेल गतिविधियों को लगातार गति मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि इन परिसंपत्तियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में नियमित खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। सीएम ने हल्द्वानी में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में बनने वाले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि बीजेपी हमेशा पारदर्शिता की नीति पर काम करती है। उन्होंने कहा कि जब भी किसी स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है, सीएम धामी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए और दोषी पाए गए व्यक्तियों पर कार्रवाई भी की है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया के सामने बिना सबूत के आरोप लगाना उचित नहीं है। अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो सरकार जाँच करने के लिए तैयार है। उन्होंने दोहराया कि धामी सरकार का संकल्प स्पष्ट है, जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसे कड़ी कार्रवाई मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात करती है। कोई भी कभी भी अगर इस तरह के कोई प्रकरण आए हैं तो सरकार ने विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उन विषयों के निराकरण के लिए जांचें भी की हैं और जो लोग उस पर दोषी पाए गए उन पर कार्रवाई भी हुई है। आज भी लगभग पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भ्रष्टाचार को लेकर के 200-250 लोग जेलों के अंदर हैं और कई लोगों पर कार्रवाई चल रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस के लोग कोई आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप की उन पर अगर कोई प्रामाणिकता है, वो प्रामाणिकता को दें
तो निश्चित तौर पर सरकार जांच करेगी और जो भी उस पर दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सिर्फ मीडिया के सामने आकर के आरोप लगा देना और उसके बाद भाग जाना, ये कौन सी परंपरा है? अगर आपके पास कुछ है तो दीजिए ना प्रमाणिकता से, हम करेंगे जांच। मैं कह रहा हूं जांच करेंगे, और जांच ही नहीं करेंगे, जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ये पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार का संकल्प है और ये हुआ है अभी तक। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी स्थित हेलीपैड और ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद कर्मचारियों से बातचीत कर वहां चल रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने ये भी जाना कि हेलीपैड से उड़ान भरते समय लैंडिंग के दौरान कोई दिक्कत तो नहीं आती, जिस पर कर्मचारियों ने कहा कि उड़ान के दौरान अचानक बहुत सारी बाइस एकत्रित हो जाता है, जिससे लैंडिंग और टेक ऑफ में दिक्कतें आ रही है। इस पर कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बर्ड हिट की समस्या से निपटने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता तरीके से पूरे हो ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। दो तरह के इंस्पेक्शंस हुए हैं। एक तो जो हेलीपोर्ट है हल्द्वानी का, जहाँ से कि दिन भर में लगभग 15 सॉर्टीज़ ऑपरेट करती हैं कुमाऊं के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। तो वहाँ पे जो कंपनी ऑपरेट कर रही है उनके कुछ सेफ्टी को लेके कंसर्न्स थे। इसमें एक तो बर्ड मूवमेंट था, हेलीपोर्ट के आसपास बर्ड मूवमेंट है। दूसरा आपका कहना था कि कुछ जो बिजली के तार हैं वो पेड़ों से ढक गए हैं, दिख नहीं पा रहे हैं ठीक से। और तीसरा उनका ये भी था वहाँ पे कुछ जो हमारे अग्निशमन सेवा के जो लोग हैं कि उनको बैठने का कोई स्थान वहाँ पे अच्छा मिल जाए। तो इसमें आज इंस्पेक्शन किया गया और बर्ड मूवमेंट हेलीपैड के आसपास एक तो ट्रेंचिंग ग्राउंड नगर निगम का उसमें भी है, और कुछ जो अपोजिट साइड में हल्द्वानी की तरफ कुछ लोग खुले में कूड़ा डाल रहे हैं, उसकी वजह से भी है। तो जो हल्द्वानी की तरफ में तो नगर निगम से वहाँ पे कैमरा इंस्टॉल करने के लिए कहा गया है, और कैमरे में जो भी कूड़ा डालते हुए दिखेगा उन सब के विरुद्ध चालान होगा, और जो भी इसमें पेनल्टी है इम्पोज करने की अधिकतम वो हम इम्पोज करेंगे। दूसरी तरफ जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है इसको मैं देखने आया था। यहाँ पे जो लेगेसी वेस्ट है उसका टेंडर नगर निगम कर चुकी है। लगभग 6 करोड़ के आसपास का टेंडर है और 6 महीने की अवधि है। मौके पे 2 मशीन्स होनी चाहिए, लेकिन अभी ऑपरेटर ने एक ही लगाई है। तो इनको आज निर्देशित किया गया कि एक और मशीन ये तत्काल यहाँ पे लगाएं। तो आने वाले 6 महीने में पुराना वेस्ट खत्म हो जाएगा, और जो फिर जो ताज़ा वेस्ट अभी आ रहा है उसको यहाँ पे शिफ्ट करके उसका भी निस्तारण कर दिया जाएगा, ताकि एक तरीके से जो ये बहुत बड़ी समस्या हल्द्वानी में लंबे समय से है वो दूर हो सके। हेलीपोर्ट पे दूसरा जो आपका यूपीसीएल की प्रॉब्लम थी, तो चीफ इंजीनियर यूपीसीएल वहाँ पे मौजूद थे और वो भी वहाँ पे पेड़ों की लॉपिंग करवा देंगे ताकि जो तार हैं उनकी विजिबिलिटी दूर से हो, किसी प्रकार का फ्लाइंग हैजर्ड वहाँ पे ना हो। साउथ और बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर अभिनेता सुपरस्टार रजनीकांत भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर विशेष पूजा अर्चना की। बता दें कि सुपरस्टार रजनीकांत हर साल अलौकिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव के लिए केदारनाथ और भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम आते हैं। मॉनसून के दौरान आपदा के बाद मौजूदा वक्त में चारधाम यात्रा जारी है, लेकिन आंकड़ों पर सियासत है। एक तरफ जहां बीजेपी आंकड़ों को लेकर वाहवाही कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सवाल उठा रही है। 30 अप्रैल से प्रारंभ हुई उत्तराखंड की प्रमुख चारधाम यात्रा समापन की ओर है। इस वर्ष मानसून के कारण यात्रा पर प्रभाव भी देखने को मिला, लेकिन हर हाल में सरकार आंकड़ों में दावा करती है कि चारधाम यात्रा इस वर्ष भी नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। प्रदेश सरकार का कहना है कि पिछले वर्ष करीब 48 लाख श्रद्धालु आए थे और इस वर्ष अब तक लगभग 46 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर चुके हैं, जिससे कहा जा सकता है कि इस वर्ष की यात्रा भारी मानसून आपदाओं के चलते भी पिछले वर्ष की भांति रिकॉर्ड तोड़ निकली है। देखिए, धर्म के नाम पर भी अगर कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी करती है तो मुझे नहीं लगता कि उनकी मानसिकता से छोटा कुछ और भी ऐसी कोई सोच होगी। कहीं ना कहीं इस यात्रा में उत्तराखंड को फ़ायदा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारी आर्थिकी से ये यात्रा हमेशा जुड़ी रहती है, और इतनी आपदाएं आने के बावजूद, इतना हमारे प्रदेश के अंदर इतनी
जो बरसात रही उसके बावजूद भी अगर यात्री श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये सफलता, ये जो यात्रियों का जो आने का जो सिलसिला था जारी रहा, वो पुष्कर सिंह धामी जी की मेहनत, उनकी लगन और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे उनको व्यवस्थाएं देने की, उनको सुविधाएं देने की और इस यात्रा को सुचारू तरीके से चलाने के लिए जिस तरीके से दिशा निर्देश पुष्कर सिंह धामी जी ने दिए थे और हर पड़ाव पर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं का ध्यान भी रखते हुए काम किया गया है। तो यात्रा इसलिए बढ़ी है। और उत्तराखंड सरकार के दावों के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने तंज कसा है। सवाल खड़े करते हुए कहा कि यात्रा में कितने भी लोग आए ये मायना नहीं रखता, बल्कि यात्रा स्थल और यात्रा मार्ग में व्यवसाय कर रहे लोगों को यात्रा के दौरान कितना लाभ पहुंचा ये मायने रखता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में कम से कम 10 दिन तक यात्रा को पूरा किया जाता था, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसा नहीं है। चारधाम यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि काफी लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए केवल भीड़ करने से कोई फायदा नहीं होगा। यात्रा की व्यवस्था में भी सरकार विफल होती नजर आ रही है। चारधाम यात्रा में कितने लोग आ रहे हैं ये मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार इससे है कि किस तरीके की सुविधाएं आए और किस तरीके के माहौल को देखकर यहाँ से लोग जाएं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मेरे उत्तराखंड को इस चारधाम यात्रा से क्या मिलने वाला है। क्या जो छोटे मझोले दुकानदार हैं, टैक्सीज हैं, होटल्स हैं, होम स्टेज है, उनको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह यूपी से चलें, शाम को बद्रीनाथ पहुंचें, रात को पूजा करें और सुबह वापस आप यूपी पहुंच जाएं? यही हो रहा है। जो पुरानी सरकार ने कांग्रेस की ये तय किया था कि अगर चारधाम यात्रा में कोई आएगा तो उसको कम से कम 10 दिन में उस यात्रा को पूरा करना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बाहर की गाड़ियां भर के आ रही हैं, वो गंतव्य तक पहुंचती हैं, पूजा अर्चना करती हैं और सेम डे वापस लौटती है। उत्तराखंड को कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि ये चारधाम यात्रा आस्था के साथ साथ हमारी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ विषय भी है। और जब तक बाहर से आने वाले लोग एक अच्छा मैसेज लेके यहाँ से ना जाएं व्यवस्थाओं को लेकर, जब तक बाहर से आने वाले लोग यहाँ कुछ दिन रुक के शांति से अपनी पूजा अर्चना ना करें, तब तक उत्तराखंड को कुछ नहीं मिल रहा। ये होड़ सरकार ने लगाई कि आइए भीड़ करिए, भीड़ से क्या करना है? उत्तराखंड को क्या मिला, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस की छोटी मानसिकता है, जिसके कारण कांग्रेस अब धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। भारी आपदाओं के चलते भी श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, जिससे साफ पता चलता है कि मुख्यमंत्री धामी ने यात्रा को दुरुस्त करने में कड़ी मेहनत की है। उनकी लगन ही थी कि यात्रा के हर पड़ाव में यात्रियों व श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए समय समय पर निर्देश दिए गए। साथ ही कमलेश रमन ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक व्यवस्था में भी इस यात्रा के चलते लाभ मिलता है। यात्रा हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी से जुड़ी है और इससे हमारे पूरे प्रदेश को, हमारे जो छोटे मझले बड़े जितने भी व्यापारी हैं उनको फ़ायदा होता है, यहाँ के जनमानस को फ़ायदा होता है। और श्रद्धालुओं की जो आस्था है, सबसे बड़ी जो श्रद्धालुओं की आस्था है वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, हमारे चारों धाम से जुड़ी हुई है, इसलिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। पर कहीं ना कहीं इस धर्म की आड़ में भी जब कांग्रेस अपनी राजनीति करती है तो उनकी मानसिकता साफ नज़र आती है कि ना ही तो वो धर्म का सम्मान करते हैं, ना ही वो न्याय का सम्मान करते हैं, ना ही वो जनता का सम्मान करते हैं, ना ही वो श्रद्धालुओं का सम्मान करते हैं। तो फिर कांग्रेस सम्मान करेगी किसका? कहीं ना कहीं हर चीज में उनको जो मेक मीन जो निकालने की आदत सी पड़ गई है, वो कहीं ना कहीं जनता उनकी प्रदेश की देख रही है, देश की देख रही है कि श्रद्धालु यहाँ पर अपनी श्रद्धा को लेकर के आता है। पर कांग्रेस की मानसा वो की वही रही, छोटी की छोटी रही। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस प्रकार के सवाल खड़ा कर धार्मिक कार्यों में भी राजनीति करने का काम करती है। तो उनकी मानसिकता का पता चलता है कि कांग्रेस के मन में ना तो जनता का सम्मान, ना ही न्याय का, ना ही धर्म का है। कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से छोटी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। एक तरफ जहां ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में तेज बारिश की वजह से मौसम बदला हुआ है।
उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। केदारनाथ धाम में इस सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिससे धाम में ठंड ने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में 6 और 7 अक्टूबर को बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावनाएं जताई थी, जो सच साबित हुई है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि दोपहर 1:30 बजे से केदारनाथ धाम की पहाड़ियों सहित केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी होने से यात्रियों ने जहां आनंद लिया, तो वहीं बर्फबारी होने से एक बार फिर ठंड भी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज केदारनाथ में इस सीज़न की पहली बर्फबारी हुई, जो कि 1:30 से लेकर के और 15-20 मिनट के अंतर्गत अचानक ही बर्फबारी हुई, और जो कि आधा इंची के लगभग यहाँ पर बर्फबारी हुई, और तथा जिसमें कि थोड़ा देर के लिए हेली सेवाएं भी बाधित रही, और बाकी जो हेली सेवाएं हैं वो अभी शुरू हो गई है। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में बर्फबारी की वजह से हेली सेवाएं भी बाधित हुई हैं। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि अपने साथ गर्म कपड़े आदि जरूरी सामान अवश्य रखें। इधर चमोली के श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी जारी है। समुद्र तल से करीब 14,500 फीट पर मौजूद हेमकुंड साहिब में दोपहर बाद से बर्फ गिर रही है। चमोली क्षेत्र के सभी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम के आसपास की चोटियों पर भी हिमपात जारी है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में गुलाबी ठंड बढ़ गई है। मौसम के बदले मिजाज से सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ में जबरदस्त शीतलहर जारी है। जो मेरी यात्रियों से भी अपील है कि वो जब भी केदारनाथ की यात्रा पे आएँ तो अपना मौसम का पूर्वानुमान को देखते हुए और अपने साथ गर्म कपड़े और गर्म जो सामग्री है अपने की ठंड से बचने के लिए और वहाँ तक लेके आए। चमोली जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन तंत्र सहित एसडीआरएफ, बीआरओ, चमोली पुलिस, वन विभाग सहित सभी संबंधित विभाग को सतर्क और अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। भारी बारिश और बर्फबारी के अलर्ट के चलते जिले के सभी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अल्मोड़ा में दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और तेज धूप के बीच झमाझम बारिश शुरू हुई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन ने जनपद के सभी तहसीलों व संवेदनशील सड़कों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।